हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेई मेन 2021 के जुलाई अटेम्प्ट के 20 जुलाई का शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सर्किट दिया हुआ है कि इस गिवन सर्किट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई जेड, यानी कि इस जेनर डायोड में से जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये सोर्स है 100 वोल्ट का, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है 1000 ओम का, एक और रेजिस्टेंस लगा है 2000 ओम का, और इस जेनर डायोड का वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट्स, यानी कि ये उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, क्योंकि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है। तो इस करंट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक लगाएंगे उसमें अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 0 वोल्ट्स मान लेते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर 0 वोल्ट मान लिया, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज ये 100 वोल्ट का है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 मेंटेन रखना है, तो ये 0 है तो ये 100 हो जाएगा। क्योंकि जेनर डायोड के दो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 50 रहेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 50। अब अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइनस 50, तो इस करंट को मैं मान लेता हूँ I1, यहाँ पर जाने वाले करंट को I2 और यहाँ IZ तो है ही, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 100 माइनस 50 पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपॉन रेजिस्टेंस 1000, तो ये हमारे पास आ जाता है 50 मिली एम्पियर्स। वैसे ही अगर मैं I2 लिखूं, यहाँ पर जाने वाला करंट, तो इस रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 50 माइनस 0 अपॉन 2000, दिस इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर्स। और I1 I2 की वैल्यू आ गई, तो इस जंक्शन पर हम अगर KCL लगा दें, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल, तो हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IZ। I1 I2 की वैल्यू है हमारे पास 50 और 25, तो व्हाट वी गेट इज IZ इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर्स, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन। 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो 0.04 मीटर स्क्वायर है, और करंट डेंसिटी जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है विद अ यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो करंट डेंसिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जो कि एरिया जो सरफेस बनता है उसके परपेंडिकुलर होता है, उससे 60 डिग्री एंगल बनाती है। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी, रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमने कहा कि अगर सपोज ये वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस यूनिट वेक्टर से जो करंट डेंसिटी वेक्टर है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो मैंने एरो बनाया है, दिस इज फॉर जे, ये वाला एरो। तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में तो करंट फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जे का अगर इसके अलोंग कंपोनेंट ले हम, जे कॉस 60 डिग्री, और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करें, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.04 मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट्स में, देन वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ करंट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 एम्पियर्स। तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी, जे इंटू 1/2 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 5। इससे कैंसिल किया इसको तो 0.02 आ जाता है, एंड वी गेट जे इज इक्वल टू 250 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमने यूज़ किया फॉर्मूला E इज इक्वल टू रो जे। रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी है 44 इंटू 10⁻⁻⁸।
मल्टीप्लाइड बाय जो हमने जे की वैल्यू फाइंड करी 250, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट्स में ली है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट में ही आएगी। तो यहाँ पर अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ जाता है 11 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट पर मीटर। 11 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है हमारे पास, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। एक चार्ज की वैल्यू सपोज स्मॉल क्यू होती है तो दूसरे की कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगी, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम लोग एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, वो डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस अगर उनको रखते हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम हो, इसके लिए क्या अपने पास रिलेशन होगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, ठीक है। तो हाउ शुड दीज चार्जेस बी डिवाइडेड सो दैट this and this charge placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। तो हमने लिखा कि सपोज ये है स्मॉल क्यू चार्ज और ये है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, और इन दोनों को एक दूसरे से डी सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा वो होगा के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और मुझे इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। मैंने इसको ब्रैकेट ओपन करके एक्सपैंड कर लिया, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। फोर्स को मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, मुझे स्मॉल क्यू यहाँ पर वेरिएबल है, इसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी एफ बाई डी क्यू विच विल बी के बाई डी स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस 2q, और इसको 0 के बराबर रखना होगा अगर हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। फ्रॉम दिस वी गेट स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, या फिर कैपिटल Q इज इक्वल टू 2q। तो हमारे पास ये आंसर तो आ गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू 2q, जो कि आंसर है ऑफिशियल आंसर 4। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर आपने डी एफ बाई डी क्यू को 0 के बराबर रखा, बट ये तो मिनिमा की कंडीशन भी हो सकती है, बिकॉज फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, उस ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। ये कंडीशन तो मैक्सिमा पर भी सेटिस्फाई होती है और मिनिमा पर भी सेटिस्फाई होती है, तो आपको कैसे पता कि ये कंफर्म मैक्सिमा ही आया? तो इसके लिए देखो आप चेक तो कर ही सकते हो, देयर इज अ सेकंड स्टेप कि आप डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो कि उसका साइन जो है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। बट आप अगर अपने मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कि ये जो फंक्शन है फोर्स का वो स्मॉल क्यू के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें भी क्यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स बनेगा, और इस कॉन्केव डाउनवर्ड्स ग्राफ में जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, ये डिफरेंशिएशन 0 होगा, वो पक्का मैक्सिमा ही होगा ना कॉन्केव डाउनवर्ड्स ग्राफ के लिए। तो ये क्या आएगा? मैक्सिमा वाला पॉइंट ही आएगा, मिनिमा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ग्राफ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वी आर श्योर कि ये जो अपन ने कंडीशन निकाली है दिस इज़ फॉर मैक्सिमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक ड्यूटेरॉन, जो कि ड्यूटेरियम के ही न्यूक्लियस को बोलते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, वो परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। तो इस केस में हमें मालूम है कि ये दोनों सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, तो इनके सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो निकालना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आर डी अपॉन आर अल्फा, डी इज फॉर ड्यूटेरियम, अल्फा इज फॉर अल्फा पार्टिकल। इस रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जो थ्योरी में पढ़ते हैं सर्कुलर पाथ के रेडियस का, दैट फॉर्मूला इज एम वी अपॉन क्यू बी। तो मैंने लिखा मास ऑफ ड्यूटेरियम, स्पीड ऑफ ड्यूटेरियम, चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में ही एंटर कर रहे हैं, तो मैंने बी तो सेम था। ये है मास इंटू वेलोसिटी, ये है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू एम इंटू के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोमेंटम नहीं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, दैट इज़ वाई मैंने इस मोमेंटम को रिप्लेस कर लिया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब मैंने मान लिया कि ड्यूटेरियम का मास m है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस ड्यूटेरॉन में
अगर उसका मास m मानूंगा तो ड्यूटेरॉन में होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जबकि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। यानी कि अगर मैं ड्यूटेरॉन का मास अगर m मानता हूं तो अल्फा पार्टिकल का मास मुझे 2m लिखना पड़ेगा, उससे डबल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल की सेम है तो k सेम लिख लिया, अपॉन ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था तो चार्ज तो हो गया E, और अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन थे तो चार्ज हो गया 2E। m k E ये कैंसिल हो जाता है, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 जो है वो ऊपर आके हमारे पास जो रेशियो है वो 2/√2 या सिंपली √2 आ जाता है, विच इज़ गिवन इन फोर्थ ऑप्शन, जो कि ऑफिशियल आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये सर्किट दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो मैंने माना यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2, यहाँ से I2, यहाँ से I1, तो इस ब्रांच में मैंने माना I1 + I2 करंट जा रहा है और यही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं इस लूप में और इस लूप में इस डायरेक्शन में KVL लगाऊंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको बोल देता हूँ मैं लूप 1 और इसको बोल देता हूँ लूप 2। तो लूप 1 के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 140 -20 I1 -6 टाइम्स I1 + I2 इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिल जाता है 26 I1 + 6 I2 इज इक्वल टू 140, और 2 से डिवाइड और कर लें अगर इसको तो 13 I1 + 3 I2 इज इक्वल टू 70। लूप 2 के लिए हम अगर इस लूप में लगाएं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 90 -5 I2 -6 टाइम्स I1 + I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाता है हमारे पास 6 I1 + 11 I2 इज इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को हम 11 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। और हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए I1 I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 किया तो 11 × 13 करना होगा अपने को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस 143 I1 और ये 33 I2, और इधर से जो 33 I2 आएगा सब्ट्रैक्ट होने पर तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 143 I1 और इधर 3 × 6 करेंगे तो 18 I1। और राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें मिलेगा 770 - 270। यहाँ से आ जाता है मेरे पास 125 I1 और यहाँ आ रहा है हमारे पास 500। तो I1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 4 एम्पियर्स। और I1 की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। इसमें रख दिया सपोज I1 की वैल्यू 4 एम्पियर्स, तो 6 × 4 24। इधर जाके 90 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 66, और 66 11 से डिवाइड होगा तो I2 की वैल्यू 6 एम्पियर्स आ जाएगी। I1 I2 6 एम्पियर्स आ गए, यानी कि ये जो करंट क्वेश्चन में पूछा था ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 एम्पियर्स, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक स्पेरिकल बाउंड्री है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है और दूसरे वाले का 1.4 है। एक ऑब्जेक्ट इस रीजन 1 में रखा है, सरफेस से रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्वेश्चन इसका दे रखा है जो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द रीजन 1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये जो है
ये 15 है, 25 + 15 14 हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है कि जो इमेज बनेगी वो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसमें वैल्यूज़ हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए रखनी होगी, तो उसको रखते हैं अपन। μ2 मतलब कि जिस मीडियम से रेज आ रही है वो तो μ1 और जिसमें रिफ्रैक्ट होके जाएंगी वो μ2, तो μ2 यहाँ पर है 1.4, ठीक है, अपॉन v तो हमें फाइंड करना है लोकेशन ऑफ इमेज, माइनस 1.25 अपॉन u। तो हम लोग साइन कन्वेंशन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मानते हैं क्योंकि रेज इस तरफ आ रही है ऐसे, करेक्ट। तो ये ओरिजिन हो गया ये वाला पॉइंट, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी डिस्टेंस भले ही 40 हो बट u की वैल्यू हमें -40 रखनी होगी। यहाँ आ जाएगा 1.4 माइनस 1.25 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 25 रखनी है या -25। तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस सरफेस का वो एक्स कोऑर्डिनेट अगेन नेगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन ये रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये नेगेटिव साइड में। तो हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखूँ तो -25,0 है और इसके -40,0, इसलिए मैंने u की वैल्यू -40 रखी है और इसलिए मैं r की वैल्यू भी -25 रखूँगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है 1.4/v इज इक्वल टू 0.15 नेगेटिव साइन के साथ अपॉन 25 और माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 1.25/40। इसको सॉल्व करके हमें जो v की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव आएगी, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, एंड दैट विल कम आउट टू बी -37.58 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन आने का मतलब है हमारा जो साइन कन्वेंशन है, इमेज का x कोऑर्डिनेट है उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -37.58, मतलब कि इस तरफ इमेज बन रही है। बट हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस पूछा है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है KTG का क्वेश्चन है ये, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स का। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक गैस, ठीक है। रिजिड होने का मतलब है कि हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यहाँ पर कंसिडर नहीं करने हैं। फ्रॉम 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 मोल्स तो इसमें इंफॉर्मेशन जो दे रखी है 4 मोल्स। दूसरी काम की बात यहाँ पर क्या है, रिजिड डायटोमिक गैस, और तीसरी बात टेम्परेचर 0 से 50, और ये भी बता दिया कि व्हेन नो वर्क इज डन ऑन द गैस और बाय द गैस, वर्क नहीं हो रहा है तो कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। आर के टर्म्स में आंसर देना है। हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसमें W जो है वो 0 है, यानी कि Q जो हीट देनी है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं F/2 NR डेल्टा T। इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो रिजिड डायटोमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर नहीं करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होंगी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी 5/2। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 4, R को R ये लिखना है अपने को, और चेंज इन टेम्परेचर है 50, चाहे सेल्सियस में ले चाहे केल्विन में। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स 10 into 50 500 R, which is given in second option. That is the answer. Question number 8. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियस है मास कैपिटल M का, जो कि गामा रे फोटोन एमिट करता है फ्रीक्वेंसी न्यू का। तो द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस इस सिचुएशन में क्या होगा। सी बता रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। तो देखो, अगर ये न्यूक्लियस है मास M का, गामा रे फोटोन एमिट करने से इस न्यूक्लियस के मास पे तो कोई असर नहीं आएगा, ठीक है, कि फोटोन इज अ मासलेस, बोलते हैं हम कि मासलेस पार्टिकल है। तो फोटोन निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, मोमेंटम लेकर जाएगा, बट कोई मास कम नहीं होगा।
तो इसने अगर फोटोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये m मास का न्यूक्लियस हो गया, तो आपको ऐसे कंसिडर करना होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो इनिशियली स्टेशनरी अगर है और उसमें से एक फोटोन उसने एमिट किया, उस फोटोन के पास मोमेंटम भी है, तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो जितना मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में होगा, जिस भी डायरेक्शन में इसको एमिट किया है, एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस न्यूक्लियस का होगा। बिकॉज इनिशियली हम इसको रेस्ट पे कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट वी हैव टू कंसिडर इट। तो अगर हम उसको इनिशियली रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हैं तो उनके दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होंगे, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, जिससे कि सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली जो जीरो था वो अभी भी जीरो रहे। ठीक है, तो हमने ये कैसे लिखा, हमने लिखा P इनिशियल एंड P फाइनल फॉर सिस्टम, ये जीरो होगा। ओके, तो ये P माइनस P जीरो हो रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होता है तो उसका मोमेंटम हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं h न्यू बाई सी, और इसकी एनर्जी जो है हम वो लिख सकते हैं, अगर इसकी एनर्जी को E2 बोल दूं और इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं E1 बोलूँगा, इसकी एनर्जी होती है h न्यू, तो वो मोमेंटम है। मोमेंटम तो इसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, तो मैं लिख देता हूँ h न्यू बाई सी, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि अब ये चलना शुरू कर दिया, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, फोटोन के लिए तो अलग कैलकुलेशन होती है, बिकॉज वो तो एक अलग टाइप का पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है विच हैज़ अ मोमेंटम एंड एनर्जी। लेकिन ये तो नॉर्मल है, इसके लिए अगर मोमेंटम पता है तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m से। तो हमारे पास ये आ जाएगा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे रख दिया है मैंने p पे। ये E1 और E2 जो एनर्जी आई, एक फोटोन लेके निकला और इसके पास भी पहले कुछ नहीं थी, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये दोनों ही एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी में से ही तो कम हुई होगी, क्योंकि ओवरऑल तो हमें मालूम है कि यूनिवर्स में एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो वी विल से दैट कि इंटरनल एनर्जी में जो है लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस वो E1 प्लस E2, ये जो दो एनर्जी एक्स्ट्रा निकल गई या आ गई हमारे पास, ये इंटरनल एनर्जी में से लॉस होकर आई है, और इसका मतलब है कि इसका सम करना है हमें। तो मैं लिख सकता हूँ h न्यू कॉमन लेकर 1 प्लस h न्यू अपॉन 2mc स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक स्टील ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। लिख लेते हैं इसको, इसका मास है 10 kg। तो ये जो स्टील ब्लॉक है इसको, इसके ऊपर हम 3 सिलेंडर्स रख देते हैं 1, 2 एंड 3। तीनों का मास जो है वो इक्वल है 20 kg ईच, ये दिया हुआ है। और ये जो 3 सिलेंडर्स रख देते हैं उसके बाद ये जो सिस्टम है वो नीचे जाता है विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस केस में फ्लोर से, R डैश बोला हुआ है उसको, वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू न्यूटन में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो ये हो गया वही ओरिजिनल जो अपना स्टील ब्लॉक था यहाँ पर जो रखा था, वो स्टील ब्लॉक तो हो गया 10 kg का, और ये 3 सिलेंडर्स हैं जो कि 20 kg, 20 kg, 20 kg ईच के हैं। तो हमें यहाँ पर इस पूरे को हमने एक साथ सिस्टम माना, तो मैंने लिखा कि ये 1, 2, 3 और इसको मान लो सपोज मैं 4 बोल देता हूँ, तो 1 + 2 + 3 + 4, ये जो 4 बॉडीज़ हैं इनको कंबाइंड सिस्टम माना। इनके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो टोटल इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा होगा, तो 60 + 10 70 kg तो मास हो गया, उसको g से मल्टीप्लाई कर दिया, g की वैल्यू 10 लेनी है तो 700 न्यूटन। और ग्राउंड से जो भी नीचे सरफेस है उससे जो रिएक्शन लग रहा है दैट इज़ R डैश, और रिजल्टेंट हमें पता है कि भाई ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मैंने लिखा न्यूटन्स लॉ सिंपली 700 माइनस R डैश इज इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालनी थी, ये आ जाता है मेरे पास 14, तो 700 - 14 686
न्यूटन, जो कि हमें 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक से है। दो वेक्टर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हम लोग सपोज मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो वो जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखें तो ए बी साइन थीटा। ये ए बी कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट टैन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो तो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते समय यहाँ पर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा, और इसमें कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे तो 1/√2 आ जाएगा, एंड वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1/√2 करेंगे तो √2ab आ जाएगा। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल एग्जाम्पल क्वेश्चन था जो कि बेसिक मैथ से आया हुआ था वेक्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है 3 अलग अलग तरह के गैस मॉलिक्यूल्स का, जिनका मास जो है वो इस रिलेशन में है। ठीक है, मास ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट, फिर बी का मास है, फिर सी का। तो उनका जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स होंगी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उनके बीच में अपन क्या बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो उसके लिए हमने लिखा कि भाई VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है √3RT/m। अगर सभी की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नापी जा रही है तो ये T तो सबके लिए सेम है, फ़र्क है सिर्फ मास का। और मास के लिए रिलेशन दे रखा है कि A का मास कम है, फिर B और फिर C का। तो मास जिसका सबसे कम होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो या तो हम ये बोलें कि VA इज़ ग्रेटर देन VB इज़ ग्रेटर देन VC, बट ये रिलेशन हमें कहीं पर ऑप्शन में मिल नहीं रहा। तो इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें तो 1/VA विल बी लेस देन 1/VB विल बी लेस देन 1/VC। ये हमें ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ व्हीकल जिसका मास 800 kg है, और वो 30 डिग्री पर बैंक्ड रोड पर एक सर्कुलर टर्न जो है उस पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से टर्न हो रहा है बिना स्लिप हुए। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। डायग्राम में मैंने ये उस बैंक्ड रोड का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ऐसे टर्न हो रही होगी रोड, तो कार जो है वो ये इंक्लाइन प्लेन की तरह इमेजिन नहीं करना है अपने को, इधर नहीं जा रही, कार ऐसे टर्न कर रही होगी, और वो जो सर्कुलर पाथ होगा तो वो सर्कुलर टर्निंग जो है वो इस तरह से होगी, और ये जो है कार उस पर इस तरह से अंदर की तरफ जाके ऐसे टर्न हो रही होगी। तो ये जो पाथ है उसका, इसके केस में अगर मान लो वो जो व्हीकल जिसको मैं कार मान रहा हूँ वो यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में तो mg लगेगा। mg कितना हो जाएगा 800 इंटू 9.8। यहाँ पर g की वैल्यू 10 लेने के लिए नहीं बोला गया है, तो मैं अभी इसके लिए mg लिख देता हूँ। इस डायरेक्शन में हमें नॉर्मल लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक फोर्स और लगेगा, वो है फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। फ्रिक्शन जो है उसके लिए अगर ये कार जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से ये टर्न हो रही है चल रही है इस टर्न पर बिना स्लिप हुए, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो भी Fs मैक्स लग रहा होगा।
यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल। अब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में हमें पता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हों ऑब्जेक्ट पर, उनको हम रिजॉल्व करते हैं कौन कौन सी डायरेक्शंस में, रेडियल, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 फोर्सेस है उसमें ये हो गई रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, और सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रही। तो हमने लिखा कि ये एंगल क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस एंगल विल बी 30, दिस एंगल विल बी 60, दिस विल अगेन बी 30 डिग्री। तो n का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा n cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा n sin 30 डिग्री। इस पर लगा देता हूँ मैं क्रॉस, क्योंकि हमने इसके दोनों कंपोनेंट्स ले लिए। ये जो म्यू एन है फ्रिक्शन, इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा म्यू एन cos 30 डिग्री, और इस तरफ आएगा इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में आएगा म्यू एन साइन 30 डिग्री। इस पर भी मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि इसको भी मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर हम, तो हमें ये नॉर्मल के हमने 2 कंपोनेंट्स ले लिए, तो इस वेक्टर को अब आपको ध्यान नहीं देना है, और ये जो फ्रिक्शन है इसके भी 2 कंपोनेंट्स ले लिए। अब आपको ये वाला इधर और इस डायरेक्शन में, ये सिर्फ ये जो 3 वेक्टर्स हैं इन पे ध्यान देना है, जिसमें से ये तो हो गया रेडियल डायरेक्शन में और ये दोनों हो गए सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो रेडियल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस हैं उनके लिए लिख सकता हूँ मैं कि n sin 30 प्लस म्यू n cos 30 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है ऊपर और नीचे वाले वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो n cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू mg प्लस म्यू n साइन 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्योंकि वी मैक्स नहीं निकालना है कि ये व्हीकल कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस टर्न पे चल सकता है, हमें तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जो कि इस सेकेंड इक्वेशन से ही आ जाएगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है अगर, तो हमने लिखा n cos 30 डिग्री माइनस म्यू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन इज m की वैल्यू 800, g की वैल्यू 9.8 अपॉन cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। इनफैक्ट √3/2 नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, तो cos 30 डिग्री के लिए बता रखा है क्या वैल्यू लेनी है, 0.87, एंड sin 30 डिग्री इज 0.5 हाफ, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर अपने पास जो आंसर आ जाता है वो है 10.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। तो हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो 10.2 विल बी द आंसर विच इज गिवन इन 4th ऑप्शन, दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हमें बता रखा है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर अल्फा बीटा जो हैं वो तो कांस्टेंट्स हैं, उनकी डायमेंशंस हमें नहीं पता, वो हमें चेक करनी है। बट म्यू, जे, के एंड आर आर मोल्स। दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज जूल पर कैलोरी, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड दिस इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो और एंट्रोपी के लिए बता भी दिया कि इट इज़ dQ/T। तो हमें ये ऑप्शंस जो है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो चूज़ करना है। तो इसके लिए लेकिन सबसे पहले इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है उसके लिए अल्फा बीटा की डायमेंशन पता होनी चाहिए। बाकी तो चलो स्टैंडर्ड टर्म्स है, उनकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे, बट वी नीड ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा। स्टार्ट करते हैं।
पहले तो ये जो टर्म्स है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज सिंपली मोल। ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी तो डायमेंशन यही हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 1 लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जूल पर कैलोरी दोनों ही एनर्जी है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आता है mL2 T-2 K-1 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट mL2 T-2 K-1 मोल -1। ये तो हो गए ये जो स्टैंडर्ड टर्म्स है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है लॉग के अंदर, ये हमें मालूम है कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा है, दैट वुड बी डायमेंशनलेस। तो हमने उस लॉजिक को यूज़ किया और मैंने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यू के आर जे बीटा स्क्वायर शुड बी 1। ये 3 तो डायमेंशनलेस है ही, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा तभी वो 3 के साथ ऐड होकर हो पाएगा, और दूसरा ये पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस होगा। तो ये 1 होना चाहिए। इसमें मैं कह सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर निकालना है, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो म्यू का डायमेंशन पुट कर दिया, के का डायमेंशन पुट कर दिया, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया, और नीचे जे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी था तो उसके लिए 1 हो गया। तो यहाँ से ये मोल और मोल टू द पावर -1 तो गया, और अब हमारे पास m स्क्वायर आ रहा है, l टू द पावर 4 आ रहा है, t टू द पावर -4 आ रहा है और k टू द पावर -2 आ रहा है, और ये बीटा स्क्वायर लिखा है ना, तो डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट लेने के बाद mL2 T-2 K-1, यानी कि बीटा की डायमेंशन एक्चुअली k के बराबर ही आ गई। अब हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। अल्फा की डायमेंशन निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लॉगरिदम के अंदर जो एक्सप्रेशन है पूरा वो तो डायमेंशनलेस है ही, और ये पूरा लॉगरिदम फंक्शन भी डायमेंशनलेस ही होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, एंट्रोपी जो है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है इससे मुझे पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एस अगर मैं बराबर करता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा, तो एस होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो mL2 T-2 ये तो एनर्जी हो गया, और टेम्परेचर अगर लिखें अपन तो K-1। अल्फा स्क्वायर की डायमेंशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन बीटा की डायमेंशन अभी हमने निकाली वो एग्जैक्टली सेम ही है। बीटा की डायमेंशन भी यही है, mL2 T-2 K-1। तो अल्फा डायमेंशनलेस आ जाता है। अल्फा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाती है। अब हमारे पास जितने भी यहाँ पर टर्म्स थे, जितने भी वेरिएबल्स थे, सब के डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुके हैं हमारे पास। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस। एस एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, सही है। क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट चूज करना है। एस, बीटा एंड के एंड म्यू आर हैव द सेम डायमेंशंस। एस, बीटा, के, एस की डायमेंशन, बीटा की डायमेंशन, के की डायमेंशन, और म्यू आर, अगर म्यू को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मोल चला जाएगा, इन सब की डायमेंशन सेम है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड है अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशन। ये रहा के और दिस इज अल्फा,
इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। और लास्ट अल्फा एंड जे हैव द सेम डायमेंशन, सही है बिकॉज जे भी डायमेंशनलेस था और अल्फा भी डायमेंशनलेस है। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Question number 14. A butterfly is flying with velocity 4√2 meters per second in northeast direction. Wind is slowly blowing at speed 1 meters per second from north to south. तो 1 meters per second from north to south तक जो है वो दे रखा है एक इन्फॉर्मेशन। तो ये किसके लिए? विंड की वेलोसिटी, ठीक है। और जो बटरफ्लाई खुद कोशिश कर रही है फ्लाई करने की, दैट इज 4√2 meters per second इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड्स। इसको फाइंड करने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं हम। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। बटरफ्लाई जो फ्लाई करने की कोशिश कर रही है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि 45 डिग्री एंगल ये वाला, एंड उसकी स्पीड जो है वो है 4√2। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड। कहने का मतलब है कि अगर हवा नहीं चल रही होती तब तो बटरफ्लाई जिस डायरेक्शन में फ्लाई करने की कोशिश कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती। सो दिस इज व्हाट 4√2 meters per second जो दे रखा है, दैट इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग या इन स्टिल एयर, ठीक है। तो ये 4√2 हो गया, और विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 meters per second फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट इज 1। तो हमें रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो बटरफ्लाई जो है एक्चुअली जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसमें ईस्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हम इस डायग्राम में भी कर सकते हैं कि 4√2 के कॉम्पोनेंट्स ले लिए तो cos 45 एंड sin 45 कैंसिल आउट। तो ये 4 j कैप माइनस 1 j कैप 3 j कैप हो जाएगा। इसको लिखा मैंने 4 i कैप प्लस 4 j कैप, लेकिन विंड की वेलोसिटी है माइनस -1 j कैप। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 i कैप प्लस 3 j कैप। और हमें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है बस 3 सेकेंड में। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई आ गई। वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो इट कम्स आउट टू बी 5 √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, एंड टाइम क्वेश्चन में 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो 5 × 3 15 meters, which is given in second option. Question number 15. 15th question is from elasticity or some mechanical properties of solids. दिया हुआ है कि एक लॉन्ग थिन मेटल वायर में टेंशन की वैल्यू T1 से T2 चेंज करते हैं, तो उस मेटल वायर की जो लेंथ है वो T1 और T2 पर L1 और L2 होती है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेटल वायर क्या होगी जब कोई टेंशन उस पर अप्लाई नहीं था। तो हमने हुक्स लॉ से, जो हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, उससे हमने ये रिलेशन लिखा कि टेंशन T1 है तो फोर्स अपॉन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ। उसको मैं बोल देता हूँ कि T1 टेंशन लगाने पर अगर फाइनल लेंथ L1 है, ओरिजिनल लेंथ अगर L है, तो चेंज इन लेंथ ये हो गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। वैसे ही जब टेंशन T2 किया तो वायर तो वही है, यंग्स मॉडुलस सेम है, लेंथ L2 हो गई, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L अपॉन L। तो ये जो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको कैपिटल L की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास कैपिटल L की वैल्यू आ जाती है T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2। तो वायर की ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम है, द आर्म PQ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग। ये जो है अपना ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर, उसका PQ आर्म जो है वो मूव कर रहा है
फ्रॉम x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0 है, ओके, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b तक, और फिर वो वापस 2b से x इक्वल टू 0 तक आता है। तो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 से b तक एग्जिस्ट करती है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विद डिस्टेंस। ये जो है ना, ये 3 ग्राफ्स डिस्टेंस के साथ अलग अलग क्वांटिटीज का वेरिएशन डिनोट करते हैं। हमें सेलेक्ट करने हैं ऑप्शन, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो अपन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ग्राफ इनमें से किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, किस क्वांटिटी का वेरिएशन रिप्रेजेंट करेगा विथ डिस्टेंस, ये जो x है ना, x कोऑर्डिनेट के साथ। तो उसके लिए चेक करना है हमें। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन ऐसे समझते हैं कि जब ये यहां से यहां जाएगा, ओके, यहां तक जब 0 से b जा रहा होगा, तब तक क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर चल रहा होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर चलेगा तो हमें मालूम है कि मोशनल ईएमएफ से इसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ जो डेवलप होगा वो ईएमएफ अगर लिख लूँ मैं, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू जो भी ये वाली लेंथ है अपने पास। ये ईएमएफ इसमें डेवलप होगा जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जा रहा है। फिर फ्लक्स की बात करें अगर यहाँ से यहाँ जाने के दौरान, तो वो फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं कि वो फ्लक्स होगा, ये वाली लेंथ अगर हम मान लें, जैसा कि मैंने L लिखा है, ये वाली लेंथ वो L मान ली, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर कर ली है, स्टार्ट इसने x इक्वल टू 0 से किया था, उस डिस्टेंस को हम लोग अगर x मान लें, यहाँ बना देता हूँ मैं, उस डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान ले, तो फ्लक्स को लिख सकता हूँ मैं L इंटू एक्स, ये एरिया हो गया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। अब आती है बात ईएमएफ, पावर डिसिपेटेड और फ्लक्स की बात करनी है। तो ईएमएफ जब तक इस रॉड में डेवलप हो रहा है, तब तक क्या होगा कि करंट फ्लो होगा इस लूप में, और करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें पावर लॉस भी होगा, ठीक है। वो जो पावर डिसिपेटेड है उसका फॉर्मूला हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो होता है I²R, या फिर ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से E²/R। तो ईएमएफ तो कांस्टेंट है, ये रहा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर चल रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो भी फिक्स होगा, तो E²/R पावर डिसिपेटेड जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब आती है बात कि जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर आ गया होगा, तब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चल ही नहीं रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो रेक्टेंगल है, वो रॉड अगर यहाँ पहुँच गई, मान लो जैसे यहाँ पे बना रखी है, तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल तो ये बन रहा है जिसमें से हमें फ्लक्स निकालना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सिर्फ यहीं तक है, इतने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो रॉड चल भी रही होगी तो भी फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना, क्योंकि रॉड के आगे बढ़ने से जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो एरिया नहीं चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ जब जा रहा होगा तो फ्लक्स जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं कि L इंटू बी इंटू कैपिटल B, क्योंकि सिर्फ 0 से B तक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो L इंटू बी वो एरिया हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, तो ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा जब ये रॉड B से 2B तक जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक जब वापस आ रही होगी रिटर्न जर्नी में, तभी मैं बोल सकता हूँ कि भाई फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये रहा। और यहाँ से यहाँ जब जा रही होगी तो फ्लक्स जो है, अगेन एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखूँ तो एक्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ से यहाँ जब जा रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, और यहाँ से यहाँ जब जा रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन अब की बार वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर माइनस ऑफ ये आएगा। माइनस साइन सिर्फ इसलिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ईएमएफ और फ्लक्स अलग अलग रीजन्स में इस तरफ जाते हुए और इस तरफ जाते हुए लिख लिए, और पावर के लिए मुझे पता है कि वो ईएमएफ पे डिपेंड करता है, तो जहाँ ईएमएफ 0 है पावर डिसिपेटेड भी 0 हो जाएगा, और जहाँ पर ईएमएफ कांस्टेंट है जैसे कि इस रीजन में और इस रीजन में ये वाला, तब पावर डिसिपेटेड भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं। एक हमें चेक करना है कि
फ्लक्स का कौन सा ग्राफ होगा। तो मुझे मालूम है कि जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो फ्लक्स जो है वो एक्स के साथ लीनियरली बढ़ेगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली बढ़ेगा, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, वापस आ रहा है तब भी कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फिर जब इधर से इधर जा रही होगी रॉड तो फ्लक्स एक्स पर डिपेंड करेगा लेकिन समय के एक्स के साथ कम होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का ग्राफ तो ये वाला हो गया, फ्लक्स को लीनियरली बढ़ना है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहना है और फिर कम होकर फ्लक्स जीरो हो जाएगा जब ये रॉड यहाँ आ जाएगी। फिर आती है बात, हमें ईएमएफ का ग्राफ जज करना है। ईएमएफ मुझे मालूम है कि 0 से B तक तो क्या है, जब तक यहाँ चल रही थी तो ईएमएफ कांस्टेंट था, फिर यहाँ जाकर यहाँ तक आने में ईएमएफ जीरो रहेगा, और फिर जब इधर आएंगे तो ईएमएफ उतना ही आएगा लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये उसी को डिनोट कर रहा है कि ईएमएफ कांस्टेंट, फिर जीरो, फिर पोलैरिटी चेंज होके ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ का ग्राफ। और पावर डिसिपेटेड, क्योंकि E²/R है तो ईएमएफ की पोलैरिटी भले ही बदल गई हो, ठीक है, उससे पावर डिसिपेटेड के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो E²/R है। तो ये वाला ग्राफ पावर डिसिपेटेड का हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो ए वाला ग्राफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला ग्राफ ईएमएफ को, और सी वाला ग्राफ पावर डिसिपेटेड को, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो डिके होता है साइमल्टेनियस एमिशन से, जिससे दो पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस डिके। हाफ लाइफ उन दोनों डिके प्रोसेसेस के लिए 1400 और 700 ईयर्स है, एंड व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। LN3 की वैल्यू 1.1 लेनी है, क्वेश्चन में बता रखा है। तो हमने लिखा यहाँ पे कि सपोज ये है हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो साइमल्टेनियस डिके से B और C में डिके होता है, ठीक है। इस डिके के लिए सपोज जो डिके कांस्टेंट है वो λ1 है, और इस डिके प्रोसेस के लिए सपोज डिके कांस्टेंट λ2 है। तो साइमल्टेनियस डिके में हम जानते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट जो है दैट इज सिंपली λ1 प्लस λ2। तो λ1 को मैं लिख सकता हूँ ln2/T, हाफ लाइफ 1400, और यहाँ पर ln2/700। तो ये आ जाता है मेरे पास 3/1400 इंटू ln2। यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया। तो हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी टाइम इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी। हमें पता करना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/3 कितने बचेंगे, कितने टाइम के बाद बचेंगे। तो यहाँ से n0 कैंसिल किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर ln3 विथ अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर माइनस ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी। लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी 3/1400 ln2 इंटू टी विथ अ माइनस साइन। ये माइनस कैंसिल कर दिया, और टाइम की वैल्यू निकालनी थी, तो टाइम कम्स आउट टू बी 1400/3 ln3/ln2। यहाँ पे ln3 की वैल्यू 1.1 हो गई, और ln2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.693 होती है। इसको रखने पर ये अप्रॉक्सीमेटली 740 ईयर्स आता है। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है कि एक पर्सन हुज मास इज 100 kg, ही ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू मार्स, ठीक है, इन अ स्पेसशिप, एंड वी हैव टू नेग्लेक्ट ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर और मार्स के सरफेस पर दे रखा है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ द पैसेंजर, उस एस्ट्रोनॉट का, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये जो स्पेसशिप जा रही है अर्थ से मार्स वो किस पाथ के अलॉन्ग जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या नहीं जा रही है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली ही सॉल्व करना है, हमें कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ये मार्स है और ये अर्थ है, और वो स्पेसशिप जो है वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई अर्थ से मार्स की तरफ जाती है।
तो इस मोशन के दौरान आदमी का, उस पर्सन पैसेंजर का वेट की बात हो रही है, और वेट क्या होता है, उस पर्सन के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ और मार्स का। तो ऑब्वियसली जब वो पैसेंजर इस पाथ के अलॉन्ग स्पेसशिप में जाएगा तो इस पूरे पाथ के दौरान सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा, है ना, ये पॉइंट बीच में कहीं पर लोकेटेड होगा, एग्जैक्ट लोकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, बट एक बार ऐसा होगा जब ऐसा मान लो कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ और उस पैसेंजर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मार्स, ये दोनों बैलेंस आउट होंगे, जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 होगी। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उससे पहले अर्थ के सरफेस पे जब होगा तब उसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जब वो मार्स के सरफेस पर होगा। तो इसका मतलब है ग्राफ जो है वो ऑब्वियसली 100 kg है अगर, तो मार्स की वजह से उस आदमी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो अर्थ के सरफेस पर है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ के सरफेस पर तो अर्थ की वजह से ही लगेगा। दैट इज़ वाई 100 इंटू जी कर लिया अपन ने, जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10, तो 1000 न्यूटन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब वो फाइनली मार्स पर पहुंचेगा तो मार्स के सरफेस पर जब होगा तो अर्थ की वजह से फोर्स जो वो नेग्लिजिबल मान लिया, तो 100 इंटू 4 जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था मार्स के सरफेस पर, वो 400 न्यूटन पे ग्राफ खत्म होगा। बट वो ग्राफ जो है वो बीच में एक बार 0 होगा, 0 को टच करेगा, मतलब उस पैसेंजर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ और मार्स का मिला के वो उस पूरी जर्नी के दौरान एक बार ही 0 होगा, जो कि सिर्फ इस सी ऑप्शन में दिख रहा है। दैट इज़ वाई जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से सिर्फ इस क्वेश्चन को क्वालिटेटिवली सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर एसी वोल्टेज ये लगा दिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उससे हमें ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं, ये काम की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ये ध्यान रखेंगे। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm, ये d हो गया अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d माने, एंड द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर द अप्लाइड एसी वोल्टेज, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू लेनी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की यहाँ पर बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट into rate of change of electric flux with respect to time। अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इनटू ये एरिया जो होगा वो एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएशन फ्लक्स लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, d मान लिया, और एरिया को मैं मान लेता हूं a, तो यहां पर इंटू a। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो दे रखी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, रेट ऑफ चेंज वोल्टेज दिया हुआ है 20 साइन ओमेगा टी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। mm को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। 8.85 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -9, ये जो है इसको बाहर ले जाके ऊपर लिख लिया अपन ने, -12 में +3 कर दिया, और ये जो डिफरेंशिएशन है उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो है 20 cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। चेन रूल से 20 तो कांस्टेंट था, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके, और ओमेगा की वैल्यू जो हम रखेंगे दैट विल बी 2πf, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी थी 50 हर्ट्ज। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है
और इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट कम्स आउट टू बी 27.79 into 10 to the power minus 6 amperes. That is the final answer. Question number 20. इसमें दिया हुआ है कि द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 से 2 वाला जो ट्रांजिशन होगा हाइड्रोजन एटम में, वो वाली रेडिएशन एक गोल्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाता है, और जो सबसे बड़ा सर्कुलर पाथ होगा, सबसे बड़े रेडियस वाला जो सर्कुलर पाथ होगा, उसका जो है रेडियस वो 7 mm दिया हुआ है। तो हमें वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बताना है कि वर्क फंक्शन कितना था। तो 3 से 2 ट्रांजिशन वाला जो रेडिएशन इंसिडेंट करवाया उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। तो हम लिख सकते हैं कि दैट एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट multiplied by 1/2 square minus 1/3 square। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो रेडियस होता है मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का, वो सबसे बड़ा रेडियस चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई mv max अपॉन qb, रेडियस होता है mv/qb। तो जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी या सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, उसी के सर्कुलर पाथ का रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2m k max, मोमेंटम को लिख लिया, अपॉन e इंटू बी, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। और वो जो k max है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज k max। इसको वहाँ पे रखना है हमें। तो हमने उस रिलेशन में रख के यहाँ पर लिखा कि रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 7 × 10⁻³ मीटर्स इज इक्वल टू √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.1 × 10⁻³ k max की वैल्यू लिख ली हमने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, एंड अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये हमें दिया हुआ था। ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमने वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें दिया हुआ है कि रॉड ऑफ मास m, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाते हैं हम। एक रॉड है m मास की और लेंथ l है उसकी। वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है और उस पर एक पार्टिकल मास m का ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस हिट करता है वन एंड पर विथ वेलोसिटी u इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड। मतलब कि ऐसे ये u वेलोसिटी से m मास का पार्टिकल हिट करता है और जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो रॉड के परपेंडिकुलर है। ये है बिफोर कोलिशन। आफ्टर कोलिशन ये होगा कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी और ये रॉड रोटेट भी होगी क्योंकि इट वाज फ्री टू मूव, कहीं से हिंज्ड नहीं थी। तो ये CRTM करेगी, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये ओमेगा हो गया इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और वो जो पार्टिकल है m मास का वो रेस्ट पर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि द कोलिजन इज कम्प्लीटली इलास्टिक आफ्टर कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। ई की वैल्यू हमें इस कोलिजन के लिए 1 लेनी है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस, जिसकी रेशियो की वैल्यू अगर 1/x है तो x की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, तो क्योंकि ये सिस्टम ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा था, हिंज्ड भी नहीं है, ये रॉड फ्री टू मूव है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम पर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। दिस इम्प्लाइज इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखूँ तो मैं m इंटू यू लिखूँगा, क्योंकि सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा था, रॉड तो मूव नहीं कर रही थी। और फाइनल लिखूँगा तो कैपिटल M इंटू वी सी। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट COM ऑफ रॉड। रॉड का जो COM है सेंटर, इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई टॉर्क भी नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लिखा कि इनिशियली रॉड तो रेस्ट पे थी, तो पार्टिकल का होगा m इंटू यू मल्टीप्लाइड बाई L/2। एंड दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो पार्टिकल तो आ गया रेस्ट पर। रॉड के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखेंगे, तो जो CRTM में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू RC क्रॉस VC प्लस IC इंटू ओमेगा, वो RC क्रॉस VC वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज सेंटर के अबाउट ही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और IC इंटू ओमेगा लिखना है अपने को, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हो गया mL²/12 इंटू ओमेगा, ये आ गया। एंड थर्ड, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, लिखा है कोलिजन इज कम्प्लीटली इलास्टिक, तो E की वैल्यू 1 होगी, और E की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो जो जहाँ कोलिजन हो रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर लगाएंगे, तो इस पार्टिकल और रॉड के इस पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच का रेशियो लिया जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ऊपर आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन है u, एंड आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है vc प्लस ओमेगा L/2। बस ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, vc प्लस 2vc प्लस ओमेगा L इज इक्वल टू 2u। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। दिस इज v, दिस इज u। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास u और vc के बीच में रिलेशन, यहाँ से u और ओमेगा L के बीच में रिलेशन आ रहा है। ये अगर मैं L कैंसिल कर दूँ तो ये ओमेगा L हो गया, यहाँ से ये 6 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। इसमें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिलता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे mu और mu कैंसिल हो जाएगा, तो 1, और राइट हैंड साइड पे कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 6vc अपॉन ओमेगा L। ये 6 ऊपर चला गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा L इज इक्वल टू 6vc। वो ओमेगा L की वैल्यू 6vc यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिलता है 6vc प्लस 2, 8vc इज इक्वल टू 2u, तो u इज इक्वल टू 4vc रिलेशन मिलता है। और ये जो u इज इक्वल टू 4vc है वो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें फाइनली मिल जाएगा, जैसे हम यहाँ पर 4vc रखेंगे, vc से vc कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। क्वेश्चन में 1/x बोला था, उस रेशियो को 1/4 आया, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 4। ये फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क रीचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L। व्हेन इट स्लिप्स डाउन तो उसको t1 टाइम लगता है, व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन उसको t2 टाइम लगता है, और t2 अपॉन t1 का रेशियो अगर √3/x से एक्सप्रेस किया जाए तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो
ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये एल लेंथ दे रखी है इंक्लाइन प्लेन की, ये एंगल थीटा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहाँ से डिस्क को रिलीज करना है और बॉटम तक पहुँचना है। व्हेन इट स्लिप्स डाउन, जो क्वेश्चन में बोला है केस 1 अगर बात करें अपन, ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्लिप कर रही है ये डिस्क, यानी कि ये तो सिर्फ ट्रांसलेशनल नॉर्मल एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल, इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा। mg cos थीटा बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, और इस डायरेक्शन में जो mg sin थीटा है वो इस डिस्क को एक्सेलरेट करके नीचे लाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में, एक्सेलरेशन विल बी g sin थीटा। नाउ वी अप्लाई इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो इस डिस्क की 0 है, डिस्प्लेसमेंट करना है l, तो टाइम टेकन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर s की वैल्यू हमने l रख दी और एक्सेलरेशन g sin थीटा रख दिया, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाती है t1 जो है 2l अपॉन g sin थीटा। केस 2 जो है उसमें भी ये mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन भी आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि प्योर रोलिंग होने वाली है। तो इसमें सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं तो डायरेक्टली यूज़ करूँगा। हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जिसमें mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन आता है, केस 2 लिख रहा हूँ मैं, that acceleration comes out to be g sin theta upon 1 plus I by mr square। और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर mr स्क्वायर बाई 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 बचेगा, 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाई 3 g sin थीटा। एंड सिमिलरली ये सेम इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट L करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम टेकन जो t2 आएगा दैट विल बी 2L अपॉन 2 बाई 3 g sin थीटा। हमें इन t1 और t2 का रेशियो लेने के लिए बोला गया था, t2 अपॉन t1 पूछा है, तो t2 अपॉन t1 करेंगे तो 2L और g sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3/2। रूट 3/x के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो कि फाइनल आंसर दिया हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैरियर वेव, जिसकी इक्वेशन ये है, इज मेड टू वेरी बिटवीन 200 एंड 120 वोल्ट्स, 200 and 120 volts by a message signal which is given by this। तो पीक वोल्टेज जो है इस मैसेज सिग्नल का, AM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो कितना है हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है कि ये जो Vmax है that is simply amplitude of carrier wave plus amplitude of modulating signal, and V minimum जो है दैट इज कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड माइनस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो हमें क्वेश्चन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो पता ही है 160 प्लस AM, ये आना चाहिए 200, या फिर 160 माइनस AM, ये आना चाहिए 120। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लें हम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है दैट कम्स आउट टू बी 40 वोल्ट्स। तो आंसर इज 40। बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर स्प्रिंग गन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ये रही स्प्रिंग गन, उसमें एक बॉल है, स्मॉल बॉल ऑफ मास 100 kg, ये 100 kg की बॉल है। बाय कंप्रेसिंग द स्प्रिंग थ्रू 0.05 मीटर, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मास की वैल्यू 100 ग्राम है, 100 kg नहीं सॉरी 100 ग्राम है। देयर शुड बी अ बॉक्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक बॉक्स रखना है हमें, उस बॉक्स में जाके ये बॉल गिरनी चाहिए और ग्राउंड पर d डिस्टेंस पर रखना है, दिस डिस्टेंस शुड बी d। इफ द बॉल लीव्स द गन हॉरिजॉन्टली, बॉल यहाँ से जब गन को लीव करेगी तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ये पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और हाइट जो है वो डायग्राम में दिखा रखा है 2 मीटर से ग्राउंड से, तो ये d की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो इतनी सारी इसने प्रैक्टिकली सिचुएशन जो एक्सप्लेन करी है, दिस अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू सिंपली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी कुछ बॉल को और ग्राउंड पर जो उसकी रेंज है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल काम हमें करना पड़ेगा वो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ के उसको मिल रही है इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने कहा कि स्प्रिंग को अगर आप 0.05 मीटर कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो जब ये गन के बैरल से निकलेगी तो जो स्पीड होगी उसको निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लिया, और हमने कहा कि जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी वो ही मिल जाएगी बॉल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो वी कैन से हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। k की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 100, कंप्रेस किया था 0.05, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको लिख लिया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर हाफ मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 0.1 kg और v0 स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 0.1 का 10 इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 हो जाएगा, 1000 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर -1 बचेगा और वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल गेट v0 इज इक्वल टू अंडर 2.5। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, जो कि अगर मैं इस डायरेक्शन को x मान लूँ और इस डायरेक्शन में y मान लूँ तो वो पूरी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में। नाउ अब प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना है हमें कि x और y में इनिशियल वेलोसिटी x में हमें पता है अंडर रूट 2.5, y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन x में 0 है, एक्सेलरेशन y में डाउनवर्ड्स, ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ मैं, g की वैल्यू 10 लेनी है तो -10 बोल सकता हूँ बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। और ग्राउंड पे हिट करने के लिए y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए -2। तो टाइम हम निकाल लेते हैं। टाइम फाइंड करने के लिए हम लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Initial velocity in y direction is 0, तो time comes out to be अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट -2 रखेंगे, एक्सेलरेशन भी -10 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4/10 ये आ जाएगा। और हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो डिस्प्लेसमेंट d शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई है अंडर रूट 2.5 इंटू ये वाला टाइम अंडर रूट 4/10। तो अंडर रूट के अंदर 2.5 और 4 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे और 10/10 1 आ जाएगा। तो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 मीटर आ जाती है, विच इज़ द फाइनल आंसर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हुआ है कि एक बॉडी जिसका स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम है, इस बॉडी का, ठीक है, चार्ज पर यूनिट मास वो दिया हुआ है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, लिखते जाते हैं हम, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर्स है।
इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0. इट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जैसे ही एक्सर्ट करते हैं तो उसकी वजह से चार्ज है ना तो चलना स्टार्ट कर देती है. और कोलिशन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हमें मानना है, तो मोशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रीच द वॉल. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो ही गई. हमें मालूम है कि इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी Q into E, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स अपॉन मास m हो जाएगा. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में mg. ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फ्रिक्शन है नहीं तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लगना नहीं है, तो ये फोर्स अपॉन मास कर लिया. अब ये Q/m जो है ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो वो लिख लिया हमने 8 × 10⁻⁻6 कूलम पर ग्राम दिया था, तो मैंने उसको भी केजी में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻3. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखी है 100, तो ये आ जाता है मेरे पास 800 × 10⁻³ विच इज 0.8. इस एक्सेलरेशन से चलेगा. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट करना है 10 सेंटीमीटर्स विच इज़ 0.1 मीटर. ऐसा यूनिट्स में बात करें अगर तो टाइम कितना लगेगा वो लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू t². यहाँ से ये डेसिमल हटा दिया दोनों तरफ, ये आ गया हमारे पास 4 कैंसिल आउट हो गए और टाइम की वैल्यू आ जाती है हाफ सेकेंड. तो जाते टाइम लगेगा वॉल तक पहुँचने में हाफ सेकेंड. यहाँ पर पहुँचने पर ब्लॉक कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा. ये है कुछ मान लेते हैं v0 वेलोसिटी. वॉल के साथ कोलिशन क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो लौटते समय कोलिशन के बाद जस्ट बाद देखें तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली v0 ही होगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी बिकॉज e की वैल्यू 1 है और वॉल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी. तो ये अब वापस जब आ रहा होगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी. जो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला था वही मैग्नीट्यूड होगा, बस वो रिटार्डेशन होगा क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है और वेलोसिटी इस तरफ है. और फाइनली वेलोसिटी 0 इसी पोजीशन पर आके होगी और उतना ही टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके बगल में वेरिएबल्स लिखूं तो पिछली बार जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी वो अब की बार इनिशियल वेलोसिटी होगी. पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब की बार फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना करना होगा 0.1 और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा. ठीक है, तो -0.8. तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन से इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज जो है बस वो एक्सचेंज हो गई हैं, तो टाइम टेकन विल बी दिस ओनली. तो मोशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज हाफ सेकेंड प्लस हाफ सेकेंड रिटर्न जर्नी में 1 सेकेंड. दैट इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इसमें दिया हुआ है कि एक LCR सीरीज सर्किट है, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है 30 मिली हेनरी का, एक रेजिस्टर है 1 ओम का और वो AC सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड है. हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है जिससे कि इस सर्किट में जो करंट है इट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. तो इसमें हम AC सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए जो फेजर वाली टेक्निक यूज़ करते हैं वो बनाए अगर वोल्टेज को रेफरेंस लेकर, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे, इस तरफ XC, इस डायरेक्शन में XL, और हम चाहते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है Z वो इधर आना चाहिए, ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है ये है XC माइनस XL. तो आई कैन से tan 45 डिग्री will be equal to XC minus XL upon R. tan 45 डिग्री तो 1 होता है, तो यानी कि रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख ली 1 बाय ओमेगा C और इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L होती है. चलो यहाँ लिख देते हैं अभी ओमेगा L. ओमेगा की वैल्यू 300 और L ये है, तो ये आ जाता है अपने पास 9000, लेकिन मिली है तो 10⁻³ हो जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा. रेजिस्टेंस 1 ओम है ही, तो ये -9 इधर आके प्लस हो गया 1/300
इंटू कैपेसिटेंस। तो ये आ जाता है हमारे पास C इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻³ फैरेड। C इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 इधर आ जाएगा तो 1/3000 आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे, उसको देखते हैं यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस। तो मैग्निफिकेशन 6 मिलता है, लेकिन जो इमेज है वो अनरिजॉल्व मिलती है। ठीक है, अनरिजॉल्व इमेज मिलती है। यहाँ पर अनरिजॉल्व का हमारे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो इन्फॉर्मेशन है कि हमने नियर पॉइंट पे इमेज देखी और मैग्निफिकेशन कितना मिला लेंस से, सिंगल लेंस से, वो था 6। तो हमें मालूम है कि अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप को नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में यूज करोगे near point adjustment for सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस होता है, इस केस में मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज 1+d अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ सपोज फोकल लेंथ ऑफ, इसको FO बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 6 मिलता है। D की वैल्यू हमें मालूम है कि ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास ये 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5। FO की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर्स आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, एक रिजॉल्व इमेज ऑब्टेन करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट। फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, क्योंकि एक जो लेंस हमारे पास ऑलरेडी था उसके साथ साथ हम एक आईपीस लेंस अलग से यूज कर रहे हैं। इसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो L/FO मल्टीप्लाइड बाई D/FE। ये मैग्निफिकेशन जो है वो बोल रहा है कि टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर, मतलब कि 12 मिलता है। और L जो है ट्यूब लेंथ वो 0.6 मीटर दे रखी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिख लेते हैं सारा, क्योंकि फाइनल आंसर सेंटीमीटर्स में देना है। L की वैल्यू लिखी 60.6 मीटर के अकॉर्डिंग। FO हमने फाइंड कर लिया था 5 सेंटीमीटर्स में। D इज 25 सेंटीमीटर्स एंड हमें आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है, दिस इज 12। तो यहाँ से 5 से ये कैंसिल किया तो ये 12 टाइम्स होता है, ये 12 से ये 12 कैंसिल होकर इधर 1 आ गया। दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस लेंस इज 25 सेंटीमीटर्स। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से। क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितना होगा, उसको इस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है कि समथिंग यहाँ पे स्पेस है इनटू पाई जूल्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखें तो डेल्टा U और W जो अपन लिख रहे हैं, इसमें डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 होता है। यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहाँ पे सिस्टम पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज प्रोसेस दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में। एंड वर्क डन निकाला जा सकता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ से। ठीक है, हमने लिखा वो एरिया एनक्लोज्ड लिखना है तो पाई r², डायमीटर 20 है। तो यहाँ से कहीं से भी देख लो, प्रेशर वाली एक्सिस है वॉल्यूम वाली एक्सिस है। डायमीटर है तो रेडियस 10 हो जाएगा, लेकिन हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, जूल्स में फाइंड करना है।
तो ये तो है किलो पास्कल, तो इसके लिए मैंने 10 × 3 कर दिया, 10 की पावर 3, और यहाँ पर है लीटर, तो उसके लिए मैंने 10 टू द पावर -3 कर दिया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए SI यूनिट में। तो इसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी गेट इज 100 पाई जूल्स। तो यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर हमें 100 आएगा, ये पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द न्यूमेरिकल सेक्शन, इसमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार हॉर्न एनकाउंटर्ड अ चेंज फ्रॉम 400 to 500 हर्ट्ज व्हेन द कार वाज अप्रोचिंग अ वर्टिकल वॉल। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है एयर में 330, हमें स्पीड ऑफ कार निकालना है। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये मान लो सपोज वो रोड, आगे एक वॉल है, एंड दिस कार इज अप्रोचिंग दिस वॉल विथ अ वेलोसिटी v। ये वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है किलोमीटर्स पर आवर में। तो इस कार की हॉर्न की फ्रीक्वेंसी एनकाउंटर्ड अ चेंज फ्रॉम 400 to 500। इसका क्या मतलब है? कौन लिसनर कौन है इस फ्रीक्वेंसी का? वो खुद इस कार का ड्राइवर ही है। ये हमें क्वेश्चन से खुद ही समझना था, क्वेश्चन में ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये फ्रीक्वेंसी जो भी इसने कार की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी वो थी 400 हर्ट्ज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। वो हॉर्न जो साउंड जा रहा है वो दीवार पर पहुंचकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और जो रिसीव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 500 है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 स्टेप्स में करते हैं। पहले तो इस वॉल पर रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, वो होगी f0 इंटू डॉपलर इफेक्ट से 330 + 0 अपॉन 330 माइनस v। ये फ्रीक्वेंसी वॉल पर रिसीव होगी। वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जब इसके पास पहुंचेगी ड्राइवर के पास, तो वो सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। तो ये हो गई हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स से आने वाली, और ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी उसके लिए हम क्या करेंगे 330 + v अपॉन 330 माइनस 0। ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है 500 एंड दिस इज 400। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, और आता है 330 + v अपॉन 330 माइनस v। ये कैंसिल आउट कर देता, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास आ जाता है 5 × 330 माइनस 5v इज इक्वल टू 4 × 330 + 4v। यहाँ से आता है 9v इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो 330, v कम्स आउट टू बी 330 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड। इसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 330 अपॉन 9, नीचे सेकेंड है तो उसके लिए 3600 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे यहाँ पर मीटर को 1000 से, तो ये आ जाता है मेरे पास 400। ये 0 0 0 कैंसिल आउट, और 4 × 33 करके आंसर आ जाता है हमारे पास 132 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में the amplitude of wave disturbance propagating in a positive x direction is given by this at time t equal to 0। t equal to 0 पर जो शेप ऑफ द वेव है वो y equal to 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर तब आएगा जब हम 1 + x का होल स्क्वायर नहीं 1 + x² अज्यूम करेंगे। ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो 1 + x² अज्यूम करके हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर 2। तो अगर ये दिया हुआ है t equal to 0 पर वेव ऑन अ स्ट्रिंग का शेप, तो हम जानते हैं जनरल टाइम t पर जो शेप होता है, अगर वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो वी जस्ट नीड टू रिप्लेस x बाय x माइनस vt। x को रिप्लेस करना होता है x माइनस vt से। ये जनरल टाइम t पर होता है।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t=1 सेकेंड पर ये शेप है। अगर t=1 रख दूं मैं तो y=1/1 प्लस x माइनस वी का होल स्क्वायर आ जाता है। और इसको बस मुझे कंपेयर करना है जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है 1/1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ जो v है उसकी वैल्यू कंपेयर करके ही पता चल गई कि दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आंसर 2 आ गया। बट द थिंग इज इस एक्सप्रेशन से नहीं, 1 + x² दिया होना चाहिए था, उस एक्सप्रेशन से आंसर आता है।